नेट का प्रॉब्लम है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था यहाँ पर। बात हम ये कर रहे थे कि किस सेमेस्टर में आपको किस कक्षा में कक्षा शिक्षण करना होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान के आधार पर वे कक्षा में जाकर के इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाते हैं। जो हमारे अनुभव रहे हैं उससे ये मैंने देखा कि बच्चे लेसन प्लान बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पूर्व में जो लेसन प्लान्स बने होते हैं पूर्व वर्षों के प्रशिक्षुओं के, वो उन लेसन प्लान्स का ही प्रयोग कर लेते हैं अधिकतर। और लेसन प्लान उनके लिए एक औपचारिकता रहती है कि लेसन प्लान बस होना चाहिए और क्लास वो यूँ ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ जिसके कारण उनको निर्धारित जो बच्चों के लर्निंग आउटकम है वो प्राप्त नहीं हो पाते, और ना ही हम उस तरह का कक्षा शिक्षण कर पाते हैं हमारे प्रशिक्षु जिसकी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। पाठ योजना क्या है? पाठ योजना क्या है, इसको जानने से पहले हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि योजना क्यों जरूरी होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ कि अगर आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, आप कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आप कोई सूट खरीदने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कई तरह की योजनाएं होती हैं। आपके पास कई प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कि आपको वो जो ड्रेस चाहिए वो किस ओकेजन के लिए चाहिए, वो कितनी कॉस्ट की होनी चाहिए, उसको आप किस टाइम में पहनेंगे, वो फॉर्मल हो या कैजुअल वियर हो या पार्टी वियर हो, फिर किस ब्रांड की हो, किस दुकान में, किस मार्केट में आप जाएंगे तो आपको उस ब्रांड का ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाएगा। इन सब के आधार पर आप दुकान का चयन करते हैं। फिर जब आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार भी आपसे पूछता है कि भाई आपको किस तरह की शर्ट चाहिए, तो आप उसको अपने स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, और देन आपके स्पेसिफिकेशंस को सुनकर आपकी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको दिखाता है जिससे आपको चयन करने में सुविधा होती है। तो जब हम इन छोटे छोटे कार्यों के लिए भी योजना बनाते हैं तो शिक्षण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए पाठ योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षण सीधा जुड़ा है बच्चों के भविष्य से। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे, निर्धारित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के लिए जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पूजा सक्सेना, रीता यादव, प्रत्युष द्विवेदी, शिवा श्रीवास्तव, तो आप बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे और भी कई प्रशिक्षु होंगे जो कि शायद इस चीज़ से परिचित ना हो कि लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम के बारे में मैं ये कहूँगी कि लर्निंग आउटकम SCERT ने कक्षा 1 से 8 तक के लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए हैं। लर्निंग आउटकम बेंचमार्क्स हैं जिनके द्वारा हम ये जानते हैं कि एक कक्षा में बच्चे को कितना आना चाहिए, उसको क्या क्या सीख लेना चाहिए। तो इन लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से शिक्षक और अभिभावक अपने बच्चे की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। स्वयं बच्चे भी अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, कितना सीखा है। तो अगर हम पाठ योजना बना करके शिक्षण कार्य करेंगे तो हम अपने निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सफल होंगे। लर्निंग आउटकम को मैं एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट करती हूँ कि लर्निंग आउटकम क्या है। जैसे कक्षा 2 में या कक्षा 1 में हमने हिंदी का लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे हाव भाव के साथ कविता सुना लेते हैं। अब जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो यही लर्निंग आउटकम थोड़ा इन्हांस हो जाएगा कि बच्चे कविता का भाव बता लेते हैं, उस भाव को समझ लेते हैं, उसमें आए हुए अर्थों के शब्दों के अर्थ को वो बता लेते हैं। तो इस तरह के जो हमारे लर्निंग आउटकम है इनकी संप्राप्ति के लिए पाठ योजना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पाठ योजना है क्या? आपको लग रहा होगा पाठ योजना पे बात हो रही है, इसके महत्व पे बात हो रही है। तो पाठ योजना क्या है? पाठ योजना एक संगठित संरचना है जो शिक्षकों को ये निर्देश देती है कि वो उपलब्ध साधनों का प्रयोग किस प्रकार करें और वो किस प्रकार के प्रयास करें कि निर्धारित समय में निर्धारित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। वो ये भी बताती है पाठ योजना कि बच्चों को सीखने सिखाने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स अपनाने चाहिए। उसमें एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, उनकी एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग होती है, एक टाइम बाउंड वो होता है, और उसमें छात्रों के आकलन का तरीका भी सम्मिलित होता है। पाठ योजना का प्रारूप आपने देखा होगा, जो लोग 4th सेमेस्टर में हैं उन्होंने देखा होगा कि पाठ योजना के प्रारूप आपको बताए गए होंगे।
जिसमें कि परंपरागत पाठ्य योजना में क्या होता है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, फिर आपका होता है सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, फिर आपका शिक्षण विधियाँ, बोध प्रश्न, श्यामपट सारांश, पुनरावृत्ति, गृह कार्य आदि। लेकिन हमें कुछ नवाचारी मैं जो बात करूंगी वो हम इससे कुछ अलग हटकर बात करेंगे। ये तो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाठ्य योजना के जो मुझे लगता है कि जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि पहला है कि हम उसका उद्देश्य निर्धारण किस तरह से करें, अपने लर्निंग जो हमारी पाठ्य योजना के उद्देश्य, क्या उद्देश्य होंगे, हम इनको निर्धारित करें। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाएं और कैसे हम बच्चों द्वारा सीखे गए ज्ञान का आकलन करें। अब हम क्रमबद्ध तरीके से इस पर बात करेंगे। सामान्य उद्देश्य, सबसे पहले हमको निर्धारित करने पड़ेंगे सामान्य उद्देश्य। पाठ्य योजना बनाते समय आप सभी लोग जैसे लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? जो किसी विषय को पढ़ाने के लिए, जो किसी विषय के लिए हमने जनरल अपेक्षा की जाती है कि ये इस विषय को पढ़ाने से बच्चे में ये क्षमताएं आ जाएंगी, वो उस विषय के सामान्य उद्देश्य होते हैं। जैसे कि विज्ञान में बच्चों में वैज्ञानिक रुचि विकसित करना, तकनीकी मूल्यों को बच्चों के व्यवहार में समायोजित करना, बच्चे दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग कर सकें, ये सब विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य हैं। जब हम किसी से बात करते हैं और वो साइंस का स्टूडेंट होता है तो बातचीत के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये साइंस स्ट्रीम का होगा, ये आर्ट स्ट्रीम का होगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच उसी तरह से विकसित होती है। तो ये हैं सामान्य उद्देश्य, ये सभी के एक से होंगे, सब विषयों के अलग अलग होंगे। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण पाठ्य योजना का स्टेप है वो है विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना। विशिष्ट उद्देश्य से पाठ की समाप्ति पर किस शिक्षण संबंधी परिणाम की प्राप्ति हम करेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, दिस क्लास, हमारे बच्चे क्या क्या करेंगे, ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य के लिए कहा जाता है कि वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट के मतलब अभी मैं आगे इस पर चर्चा करूँगी। जैसे स्पेसिफिक हो, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि वो विशिष्ट हो। मेजरेबल हो, यानी कि मापन योग्य हो। ए से है कि अटेनेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, हम ऐसा लक्ष्य ना निर्धारित कर लें कि हम उसको प्राप्त ही ना कर पाएँ। रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रियलिस्टिक हो, और टी से है कि वो टाइम बाउंड हो। तो स्मार्ट हमारे उद्देश्य होने चाहिए। अगर हमारे उद्देश्य स्मार्ट नहीं होंगे, विशिष्ट उद्देश्य, तो हम अपने निर्धारित आउटकम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ उद्देश्यों की मैं आपसे चर्चा करूंगी। जैसे मान लीजिए मैं एक उद्देश्य बनाती हूँ कि मेरा उद्देश्य है मैं एक वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बनाऊँ। क्या आप इसको स्मार्ट कहेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल स्मार्ट उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास वर्ड ही डिफाइंड नहीं है। हर व्यक्ति के लिए वर्ल्ड क्लास का मतलब अलग अलग हो सकता है। ये ना तो स्पेसिफिक है, ना ये मेजरेबल है, ना ये अटेनेबल है, ना ये टाइम बाउंड है, और ना ये रियलिस्टिक है। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर किसी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, कहता मैं अपना 5 किलो मैं अपना वज़न कम करूँगा। अब मैं अपना वज़न कम करूँगा, इसको क्या आप एक स्मार्ट उद्देश्य मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्या ये विशिष्ट है? मुझे कितना वज़न कम करना है, ये मैंने निर्धारित नहीं किया। मैं कितने समय में कम करूँगी, ये मैंने निर्धारित नहीं किया। मैं इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाऊँगी, मैंने इसको निर्धारित नहीं किया। तो जब मैं ये सारी चीज़ों को, जैसे मैं 3 महीने के अंदर अपना 1 किलो वज़न घटाऊँगी, उसके लिए मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगी। जब हम ये सारी चीज़ें अपने एक विशिष्ट उद्देश्यों में लिखेंगे, तब हम उसके ओर अग्रसर होकर कार्य कर सकेंगे। तो शिक्षण में आपको विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्यक है। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है इसके, जिसके माध्यम से मैं स्पष्ट करूंगी कि एक रेसर था, दौड़ता था, धावक, बहुत तेज़ दौड़ता था, और उसको हमेशा ये धुन रहती थी कि वो सबसे आगे निकले। जाहिर सी बात है, अगर वो दौड़ने वाला है तो उसके मन में ये हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रहती थी कि सबसे आगे दौड़ कर निकले। एक दिन उसके घर में चोर आ जाता है और चोर चोरी करने लगता है। धावक की आँख खुलती है। जब धावक को चोर देखता है जगह में, तो चोर भागने लगता है, और धावक चोर के पीछे पीछे भागता है, और धीरे धीरे उसका लक्ष्य, क्योंकि उसके दिमाग में बसा होता है कि उसे सबसे आगे निकलना है, वो चोर से आगे निकल जाता है और चोर को नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ पर क्या था? हमारा लक्ष्य तो था,
लेकिन हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से सही जगह पर उसको सही दिशा में नहीं ले जा पाए। तो लक्ष्य में आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो लक्ष्य को हमें टाइम टू टाइम परिस्थितियों के अनुसार बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप क्लास दे रहे हैं, आप लक्ष्य निर्धारित करके गए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके क्लास में उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं संप्राप्ति हो पा रही, आपको पता चल जाता है, आप कोई लेक्चर देते हो, आप कोई सुनते हो, तो ऑडियंस जो आपके सामने बैठे हैं उनके हाव भाव देख के, बच्चों के व्यवहार गतिविधियों को देखकर आपको समझ जाएगा कि आप हो सकता है अपने लक्ष्य के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो विशिष्ट उद्देश्य स्मार्ट होने चाहिए। अगर स्मार्ट उद्देश्य होंगे तभी हम स्मार्टली उनको प्राप्त कर पाएंगे। इसमें जो स्मार्ट उद्देश्य होंगे शिक्षण के संदर्भ में, वो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों के क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि को प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए कि इन तीनों क्षेत्रों में बच्चों का क्या विकास हम इस पाठ्य योजना के माध्यम से करेंगे, ये उद्देश्य में स्पष्ट होना चाहिए। इसमें जैसे हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए विज्ञान का आप एक चैप्टर ले लीजिए, आप सॉलिड बेस आप पढ़ा रहे हैं उनको, तो आप अम्ल और क्षार बता रहे हैं, तो अब आपके जैसे आप कॉग्निटिव डोमेन है जो संज्ञानात्मक पक्ष में आप क्या रख सकते हैं उसमें कि बच्चे अम्ल और क्षार के तत्व को बता सकेंगे, उसको परिभाषित कर सकेंगे। तो ये मेजरेबल है, स्पेसिफिक है कि बच्चे इसकी परिभाषा को बता सकेंगे। अब समझ में क्या है कि वो उसका वर्णन कर सकेंगे, उसमें अंतर बता सकेंगे, उसकी सूची बना सकेंगे। ये आपने देखा, ये भी मेजरेबल है और आप इसको ये प्राप्त भी किया जा सकता है। अनुप्रयोगात्मक में क्या है कि वो दैनिक जीवन में से जुड़ी वस्तुओं में अम्ल और क्षार के अंतर को बता सकेंगे। ये एक उदाहरण है। इसी तरह से आप हिंदी है, गणित है, आप जब भी कोई स्पेसिफिक उद्देश्य निर्धारित करें अपने लेसन प्लान के, तो आप उसमें ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग तीनों को सम्मिलित करें। और इसमें जो होता है एक्शन वर्ब्स आएंगे आपकी, बच्चे कर सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे, सूची बना सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, विभेदीकरण कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद हमें भावात्मक पक्ष को भी देखना होगा, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में ये इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इससे रिलेटेड होगा। क्या बच्चे रिसीव करेंगे, क्या बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चों की आपको क्लास से पता चल जाएगा कि बच्चों की सीखने की इच्छा हो रही है, नहीं हो रही है, बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, बच्चे रुचि लेंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, बच्चे उसके बारे में बता सकेंगे, ये हमारे अफेक्टिव डोमेन में आएंगे। इसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन, जो कि हमारे क्रिया और कौशल से संबंधित होता है। इसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन की बात भी कही जाती है। तो यहाँ पर जैसे वो चित्र बना लेगा, समस्या का समाधान कर लेगा, ये भी साइकोमोटर में आपका आ सकता है, अलाइन कर लेगा चीज़ों को। और ये जो साइकोमोटर और जो आपके अफेक्टिव डोमेन होंगे, ये आपके क्लास के हिसाब से अलग अलग होंगे। आप छोटे क्लास में ये अलग होंगे, बड़े एक क्लास स्पेसिफिक और ग्रेड स्पेसिफिक होंगे, तभी इनको हम स्मार्ट कहेंगे, जबकि हम उसके हिसाब से इनको चेंज करेंगे। इस तरह से हमें विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उनको लिखने का तरीका हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हमने जो लिखा हुआ है, कोई भी अगर थर्ड पर्सन आपके क्लास का मूल्यांकन करता है तो उन प्रश्नों के आधार पर बच्चों के ज्ञान का आकलन कर सकता है। अब जो परंपरागत पाठ्य योजना होती है, उसमें इसके बाद आप शिक्षण सामग्री का उल्लेख करते हैं कि आप क्लास में क्या क्या चीज़ों को प्रयोग करेंगे। इसको हम ये भी ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसको लिखना भी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा, जैसे आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं और आपने लिखा कि आप एक चार्ट दिखाएंगे। अब आप क्लास में गए, पता चला वहाँ पे कील नहीं है चार्ट टांगने के लिए। तो अगर आप कोई शिक्षण सामग्री लेके जा रहे हैं तो उसके प्रयोग के लिए आपको आवश्यक सुविधा वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको पहले से ही सुनिश्चित कर लेना होगा। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या प्रीवियस नॉलेज से आप बच्चे के वर्तमान ज्ञान को जोड़ रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चा पहले उसके बारे में कितना जानता था और अब वो आप नए ज्ञान को कैसे प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए एक हम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, KWL। आप बोर्ड पर या चार्ट एक बना सकते हैं, उसमें आप 3 कॉलम कर लीजिए। K पहले खाने में लिखेंगे, W दूसरे खाने में लिखेंगे और L तीसरे खाने में लिखेंगे। K का यहाँ पर मतलब है कि बच्चा क्या जानता है, व्हाट चाइल्ड नो।
तो आप बच्चे से पूछेंगे, जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। अब डब्ल्यू में व्हाट दे वांटेड टू नो, इसके अलावा वो और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, आप उसको दे वांटेड टू नो में उसको लिखेंगे। अब आपका ये चार्ट यहाँ पर अभी रुक जाएगा। आप लिखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों, जैसे आपने कोई भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, आप संविधान पढ़ा रहे हो, या आप किसी कविता के, आप कहानी के बारे में मान लीजिए बच्चों को बता रहे हैं, तो आप बच्चों से आप व्हाट दे नो में आप पूछ सकते हैं कि वो क्या जानते हैं कि तुमने कहानियाँ सुनी है। बच्चे हाँ कहेंगे, आप लिख लीजिए हाँ कहानियाँ सुनी है। आपको कहानी कौन सुनाता था, कहानी में क्या क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कोई पात्र होता है या कोई जानवर होता है, जो भी उनको जानकारी होगी क्लास के हिसाब से अलग अलग बताएंगे। व्हाट दे वांटेड टू नो, तो वो हो सकता है वो कहें कि हम एक कहानी सुनना चाहते हैं, हम इसकी कहानी सुनना चाहते हैं। और फिर जो आपका लक्ष्य है, मान लीजिए आपने अपने जो स्पेसिफिक उद्देश्य है उसमें लिखा है कि बच्चे सुनी हुई कहानी को समझ लेते हैं, उसमें आधारित प्रश्नों का जवाब दे लेते हैं, उस पर आधारित उसके आधार पर कल्पना करके एक नई कहानी सुना सकते हैं। तो ये आपका, जब आपका क्लास पूरा हो जाएगा, देन आपको अलाइन करना पड़ेगा व्हाट दे नो, व्हाट दे वांटेड टू नो और व्हाट दे लर्न, कि आपके लेसन के बाद क्या जो उनकी बीच की अपेक्षाएं थी वो आप पूरी करने में सक्षम हो पाए कि नहीं हो पाए। तो ये आपका जो व्हाट दे लर्न, ये लास्ट वाला कॉलम होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये यूज़ किया हुआ फॉर्मूला है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जो अगर हमारे डाइट के लेक्चरर्स जुड़े हुए हैं इससे, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो भी अपने लेक्चर में इस चीज़ का प्रयोग करें। आपके प्रशिक्षु तो एक लेवल के हैं, सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर भी अगर इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपको प्रशिक्षुओं से भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी सीखेंगे और उनको भी सिखा सकेंगे। तो यहाँ पर इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। KWL अगर आप करते हैं तो ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आप अपने लेसन को सही दिशा में और ले जाएंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आपने कहावत सुनी होगी, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर हम अपनी प्रस्तावना, अगर हमारे पाठ का प्रारंभ अच्छा होगा, आपको पिक्चर देखते हैं, कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं, अगर उसका प्रारंभ इंटरेस्टिंग होता है तो पाठक की या व्यूअर की जिज्ञासा जो है लास्ट तक बनी रहती है। तो यहाँ पर प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इंट्रोडक्शन, कि हम इंट्रोडक्शन कैसे हम लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कई तरीके होते हैं, उसमें प्रश्न पूछकर भी होता है। जो मैंने पाठ योजनाएँ देखी हैं DLED के बच्चों की, उसमें क्या होता है, उनके 2 प्रश्न होते हैं और तीसरा प्रश्न उनका समस्यात्मक होता है। सारी पाठ योजनाओं में यही होता है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है, ये एक तरीका हो सकता है लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। और समस्यात्मक प्रश्न आप समझ रहे हैं, हो सकता है बच्चे को उसका उत्तर पता हो। अगर बच्चे को उसका उत्तर पता है तो आपके पास एक अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए कि अब आप क्या पूछेंगे, कैसे बच्चे को उस लेसन तक ले जाएंगे। प्रस्तावना क्या है? पढ़ाए जाने वाले पाठ तक पहुंचने का एक माध्यम है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए जो आप बच्चे को कंटेंट देना चाह रहे हैं उस कंटेंट तक पहुंचने का एक साधन है। इनका डिज़ाइन किस प्रकार से होना चाहिए? डिज़ाइन इस प्रकार से होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्नों का कि जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बच्चे की क्या सोच है, ये आप निकलवा सकें। आप कोई भी जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बच्चे क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, इस तक आप अगर प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पहुंचते हैं तो ये आपके प्रश्न बहुत ही अच्छी कैटेगरी के प्रश्न माने जाएंगे। मैं देखती हूँ जैसे शरीर के अंग पढ़ाने, तो लोग पूछते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी इंग्लिश में पढ़ाना है, शरीर के अंगों को क्या कहते हैं? भाई शरीर के अंगों को शरीर के अंग ही कहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे तो ये क्वेश्चन कोई आपकी बिल्कुल भी ये कोई इफेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे और इससे आप कुछ जान नहीं पाएंगे कि बच्चे को क्या आता है या क्या नहीं आता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों का डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए, सोच समझ के किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में आप शुरू से ही पाठ के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। हम कहते हैं ना बच्चे क्लास में जुड़ते नहीं हैं, बच्चे मन नहीं लगाते पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो कहीं उसके पीछे हमारा भी रहता है कि हम बच्चों को उस लेवल तक ले नहीं जाते, हम उनकी सोच तक जाते नहीं। हम ये कभी टीचर नहीं सोचते कि बच्चा क्या चाहता है, जो हमारे पास है हम वही उसको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की क्या अपेक्षा है उस पाठ से, इसको जानने के लिए हमें प्रस्तावना प्रश्नों का डिज़ाइन करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई कहानी सुना सकते हैं, आप कोई वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, आप कोई ऑडियो दिखा सकते हैं, आप कोई चार्ट दिखा सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप उस पाठ पर आ सकते हैं। तो ये प्रस्तावना को बनाने में, पाठ को स्टार्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसके बाद जो आपकी परंपरागत पाठ योजना है उसमें होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। बताते हो कि मैं आज ये पढ़ाने जा रहा हूँ,
और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लेसन प्लान का हिस्सा है वो है मेथड एंड ट्रांजैक्शन। कैसे आप लेसन को ट्रांजेक्ट करेंगे, कौन सी आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कैसे जो आपने स्पेसिफिक उद्देश्य अपने निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप कौन सी विधि अपना रहे हैं। कई विधियाँ हो सकती हैं, शिक्षण विधियाँ आपने पढ़ी होंगी, व्याख्यान विधि है, गतिविधि है, समूह कार्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपने पढ़ी होंगी, पेयर शेयर लर्निंग है। तो यहाँ पर आपको एज स्पेसिफिक और ग्रेड स्पेसिफिक शिक्षण विधि का चुनाव करना होगा। शिक्षण विधि वो नहीं हो सकती जो कि आपने किताबों में पढ़ी है, जो आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग में पढ़ी है। आप किसी भी नवाचारी शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उद्देश्य होता है कि बच्चे को आ जाना चाहिए, जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। अब जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि हम बोल रहे हैं बच्चा सुन रहा है। यहाँ पर तो आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी लाइव क्लास होती तो हम भी इंटरेक्शन से पढ़ते हैं, आपका इंटरेक्शन होता, मैं आपके माध्यम से इस पाठ को आगे बढ़ाती। लेकिन यहाँ पर हम इंटरेक्शन नहीं आपसे कर पा रहे हैं, तो लेकिन आप जब क्लास देंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा शिक्षण में बच्चों की प्रतिभागिता रहे। ICT का प्रयोग करें, आप ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करें, गतिविधियों में विविधता रखें। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करा रहे हैं तो बच्चे भी कहेंगे हैं फिर आगे वही कराना है, इनको वही नोट्स लिख। अब DLED के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि आप भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपकी शिक्षण विद्या भी नवाचारी हो। जो डाइट के मेरे घर प्रवक्ता इससे कोई जुड़े हुए हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी शिक्षण विधियों में विविधता रखें। और टीचर जब लेसन प्लान आप क्लास के लिए बना रहे हैं DLED के प्रशिक्षु, तो आप भी अच्छी शिक्षण विधियाँ अपनाएं। इंटरनेट का ज़माना है, आप सभी टेक्नो सेवी हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब में तमाम क्लासेस उपलब्ध हैं, आप उनसे शिक्षण विद्या ले सकते हैं और आप नवाचारी पाठ्य योजनाएँ बना सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे दिमाग में बनी हुई है, हम कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपको पाठ्य योजना में लिख लेना चाहिए कि आप किस शिक्षण विधि, आप अभी खेल विधि कराएंगे, इस विधि का ये उद्देश्य है, इससे आपकी इस लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति होगी। देन आप एक पेयर वर्क कराएंगे, देन आप कुछ बोल करके बताएंगे, फिर आप कुछ रेसिटेशन कराएंगे, आप कोई मॉक ड्रिल कराएंगे, तो ओरल ड्रिल कराएंगे। तो सारी गतिविधियाँ आपको सीक्वेंस में लिख लेनी चाहिए। अगर ये गतिविधियाँ सही से लिखी होंगी तब आपका लेसन प्रभावी बनेगा। इसके बाद प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का फिर जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा था, यहाँ पर भी आपको प्रश्नों का डिज़ाइन बच्चों का आकलन करने के लिए बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, जिससे कि आप बच्चों के ज्ञान और जो उनकी समझ है, उनके जो साइको मोटर डोमेन है, जो उनका एफेक्टिव डोमेन है, उन सब का आप आकलन कर सकें। इस तरह के प्रश्नों का आपको डिज़ाइन करना चाहिए। और जब आप मूल्यांकन के प्रश्न रखेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आपके जो मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं वो मूल्यांकन के प्रश्न आपके स्पेसिफिक उद्देश्य से अलाइन होने चाहिए। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आपने लिखा है कि बच्चे इस अंतर को बता सकेंगे, तो आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि बच्चों इसमें क्या क्या अंतर होता है। तो इस तरह के अगर आप प्रश्न रखेंगे, जो आपके स्पेसिफिक उद्देश्य है उसके सापेक्ष आपके मूल्यांकन के प्रश्न होने चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। और यदि नहीं हुई या किन्हीं बच्चों में नहीं हुई तो आप उनके लिए फिर रेमीडियल व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद जो परंपरागत पाठ्य योजना, उसमें गृह कार्य की बात आती है, तो गृह कार्य भी आप ऐसा दीजिए जिसमें बच्चे में